be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब काफी हफ्तों से हम यूएस ईरान वॉर के बारे में बात कर रहे हैं, सीज फायर के बारे में बात कर रहे हैं और यहां तक कि पाकिस्तान जो एफर्ट्स दिखा रहा है खासकर यूएस ईरान वॉर के दौरान कि किसी ना किसी तरीके से सीज फायर हमें देखने को मिले, हालांकि उसके चांसेस अभी बहुत कम नजर आ रहे हैं। बट नेपाल की तरफ अभी एक दो दिनों से किसी का ध्यान नहीं गया और खासकर एक ऐसा कानून जो नेपाल पहले से ला चुका है बट अब उसको वो स्ट्रिक्टली लागू कर रहा है और इसी की वजह से आपको इंडिया नेपाल बॉर्डर पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे, खासकर नेपाल के अंदर। और ये प्रोटेस्ट चालू हुए हैं बहुत ही एक छोटे टाउन से। एक बार के लिए वो आपको मैप में दिखाना चाहूंगा। ये जो बिरगंज एरिया देख रहे हैं या बिरगंज टाउन देख रहे हैं, स्पेशली यहां से ये प्रोटेस्ट इमर्ज होते हैं, इरप्ट होते हैं। एंड देन जो ये वाला एरिया है जहां पे मधेसी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा एक्टिव है, इस एरिया में हमें ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा तेजी से बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। अब मैं बताऊंगा कि आपको ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, किस तरीके से एक 63 रुपीस के क्लॉज को लेके या फिर आप कह सकते हो एक टैक्स शॉक को लेके बात की जा रही है और इसके बारे में दर्जनों आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं। नेपाल में फिर बवाल, बलेन शाह सरकार पर भड़के लोग, भारत से रोटी बेटी के रिश्ते से जुड़ा है मामला। प्रोटेस्ट इरप्ट्स इन नेपाल एज अथॉरिटीज क्लैम्प डाउन ऑन इंडियन गुड्स अबव ₹100। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है? अब देखिए, नेपाल जो है एक कानून बहुत पहले ला चुकी थी। उस कानून के तहत जो भी गुड्स इंडिया से आएंगे नेपाल के अंदर, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। अब आपको एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी के बीच में डिफरेंस पता होगा, अगर नहीं पता होता है तो मैं बता देता हूं आपको। देखिए, जब विद इन अ नेशन, अगर हम नेशन की ही बात करें, उसी देश की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया की बात करते हैं और कोई माल मान लीजिए कर्नाटका से राजस्थान जा रहा है और उसके ऊपर अगर कोई टैक्स लगाया जा रहा है, यानी विद इन अ नेशन कोई भी मूवमेंट हो रहा है गुड्स का और उसके ऊपर कोई टैक्स लग रहा है, उसे हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। बट जहां तक कस्टम ड्यूटी की बात रही, जब आप बॉर्डर्स चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया से सामान नेपाल आ रहा है या इंडिया से सामान अमेरिका जा रहा है, वहां पे जो टैक्स लगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं कस्टम ड्यूटी। अब नेपाल का पहले से एक रूल था कि अगर मान लीजिए इंडिया से कोई सामान आ रहा है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी, यानी जो भी इंडिया से हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर हम टैक्स लगाते हुए नजर आएंगे। और खासकर अब इस लॉ को स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, पहले ऐसा नहीं किया जा रहा था। और सरप्राइजिंगली बात यह है कि अगर आपके गुड्स की वैल्यू नेपालीज रुपीज 100 के बराबर है, यानी अगर मैं उसको यह कहूं कि अगर 100 रुपीज नेपाल के हैं तो वो कितने रुपए होंगे इंडिया के अंदर, तो वो होंगे 63। और 63 रुपीज या उससे ऊपर का सामान अगर कोई भी नेपाली सिटीजन खरीद रहा है इंडिया से और फिर वो नेपाल लेके आ रहा है, उसके ऊपर उसे टैक्स देना पड़ेगा। अब ये टैक्स जो है 5% से 80% रेंज कर रहा है और ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, और ये रेंज कर सकता है 5% से लेकर 80% तक। और इसी वजह से हमें नेपाल के काफी सारे टाउन्स में, खासकर मधेसी पॉपुलेशन जहां रह रही है और जो सदर्न बॉर्डर है नेपाल का, वहां पे ये प्रोटेस्ट ज्यादा देखने को मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने इसी पुराने कानून को अब स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना शुरू कर दिया है। अब बात यह है कि ऐसा क्या हो गया कि कस्टम ड्यूटी अगर लगा दी तो हमें आज ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। और नेपाली गवर्नमेंट का क्या कहना है कि हमने ये क्यों करा है, हम इसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स क्यों कर रहे हैं। हाँ ठीक है, समझ में आता है कि ये कानून पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन अब इसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जा रहा है। दोनों पर्सपेक्टिव से हमें देखना पड़ेगा। बट उससे पहले कल अनअकैडमी लेके आ रहा है आपके लिए एक शिखर इवेंट, जहां पे आप सिविल सर्विसेज डे के उपलक्ष्य पे यूपीएससी एजुकेटर्स के साथ में मिल सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं यूपीएससी अनस्टेबल्स बाय अनअकैडमी पे, क्योंकि 21 अप्रैल को 5:30 बजे ये इवेंट लाइव हो जाएगा, जहां पे स्ट्रेटजीज डिस्कस की जाएंगी, टॉपर्स अपनी जर्नी बताएंगे, क्या उनके लिए काम किया, क्या उनके लिए काम नहीं किया। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आप लोगों के लिए भी लेके आए हैं गेम ऑफ ज्ञान। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो इट्स गुड, अगर आप नहीं हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप इस इवेंट में जुड़ सकते हैं और जुड़ने के साथ में आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे यूट्यूब लाइव इवेंट के दौरान, और उसी इवेंट के दौरान आपको यूट्यूब चैट के अंदर उन 5 सवालों के करेक्ट जवाब देने हैं। बट खास बात यह है कि आपको बहुत तेजी करनी होगी, क्योंकि जो लोग सबसे पहले देंगे और उनके जवाब सही होंगे उनको मिल सकते हैं 1 लाख तक के रिवॉर्ड। लेकिन इसके लिए चीज एक कंपलसरी है आपका रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्या करना है, आपको इस लिंक पे जाना है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उसके बाद में लॉग इन करना है या साइन अप करना है अनअकैडमी के ऊपर इसी लिंक के थ्रू। देन उसके बाद में आपको गेट आईडी पे क्लिक करना है, आपको एक आईडी मिलेगी और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसी में वो आईडी आपको पेस्ट कर देनी है, और एक बार आपका हो जाए तो फिर आप इवेंट लाइव कीजिए। बिकॉज अगर मान लीजिए आप उस इवेंट को अटेंड भी कर रहे हैं लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो फिर उसका कोई सेंस नहीं है, चाहे आप सवालों का जवाब जल्दी दें और सही दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब एक बार के लिए मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके की सिचुएशन हमें एक्चुअली में इंडिया नेपाल बॉर्डर पे देखने को मिल रही है, खासकर जब लोग गुड्स लेके आ रहे हैं इंडिया से और क्रॉस कर रहे हैं नेपाल बॉर्डर को, जब वो अपने ही टाउन्स की तरफ जा रहे हैं। हैव अ लुक एट दिस।
अब आप समझिए कि ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं। अब जो लोग भी इंडिया नेपाल बॉर्डर के आसपास रहते हैं या जो उन टाउन्स में रहते हैं, वो खासकर इंडियन मार्केट पे डिपेंड करते हैं और रेगुलरली जो है वो बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। फॉर एग्जांपल फूड के लिए, मेडिसिन्स के लिए, क्लोथ्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए या जो डेली हाउस होल्ड आइटम्स हैं। और इसी वजह से अब जो डिपेंडेंस थी इंडियन मार्केट के ऊपर, जिसमें कि इंडिया नेपाल बॉर्डर जब क्रॉस करते थे ये लोग और ये सामान खरीदते थे, अब हो ये रहा है कि स्ट्रिक्ट चेकिंग की मदद से या वजह से लोगों को एक तो एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है जो पहले उन्हें पे नहीं करना पड़ रहा था। उसकी वजह से लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, उनके बैग को चेक किया जा रहा है और डेली लाइफ ही उनकी डिफिकल्ट बन चुकी है। और काफी लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये एक तरीके का अनऑफिशियल ब्लॉकेड है। बट वहीं पे नेपाल की गवर्नमेंट ये साफ-साफ क्लियर करती है कि ये जो लॉ था ये पहले ही लागू किया जा चुका है, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स अब किया जा रहा है क्योंकि पहले नहीं किया गया था। और इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं कि जो नेपाल की सरकार को रेवेन्यू का लॉसेस हो रहा है, जो इल्लीगल स्मगलिंग होती है या फिर इल्लीगल गुड्स एंटर करते हैं, उनकी वजह से हमें ये स्टेप लेना पड़ रहा है। अब आप समझिए कि यहाँ पे नेपाल का मेन गोल है क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए इंडिया से कोई गुड्स खरीद के लाते हैं और इंडिया में एंटर करते हैं। तो अगर आप टैक्स पे नहीं कर रहे, तो होता क्या है? गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है ना। अगर आप टैक्स पे करेंगे, तो गवर्नमेंट के पास में वो जो पैसा जाएगा, गवर्नमेंट कुछ रेवेन्यू कमाएगी। तो इसे वो कह रहे हैं रेवेन्यू लीकेज। दूसरी चीज़ है अनरेगुलेटेड ट्रेड। मतलब आपका जब मन किया, आप गए इंडिया और आपने सामान खरीदा और आप लेके आ गए। ना कोई चेकिंग हो रही है, ना कोई आपको देखने को मिल रहा है कि सर्विलेंस देखने को मिल रहा है। इस तरीके की कोई भी सिचुएशन नहीं है। तो अगर ऑफिशियल रूल्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर आप कोई स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट नहीं है या फिर वहां पे चेकिंग नहीं हो रही है, तो बहुत ज्यादा संशय और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी और इवन जो नेपाल की नेशनल सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव से भी। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर जो सदर्न टाउन्स हैं नेपाल के, अगर वो इंडिया की बॉर्डर को क्रॉस करके वहां से सामान लेके आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात है जो नेपाल का डोमेस्टिक मार्केट है वो भी हैम्पर करता है। क्योंकि आपके पास में एक ऑप्शन है कि आप इंडिया जा सकते हैं, वहां से माल ला सकते हैं इंस्टेड ऑफ नेपालीज मार्केट, और वहां से आप माल खरीदते नहीं है। तो जो एक डोमेस्टिक मार्केट की ग्रोथ होनी चाहिए वैसी ग्रोथ नहीं होती। तो नेपाल का गवर्नमेंट का यह पर्सपेक्टिव है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे कुछ चीजें गलत हैं, क्या स्टेप लेने चाहिए, किस तरीके के स्टेप लेने चाहिए। बट उसके बाद में हमें यह प्रोटेस्ट आज इन टाउन्स में देखने को मिल रहे हैं। अब एक चीज आप ये समझिए कि जहां तक मैं नेपाल की बात करता हूं, तो नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। क्योंकि एक तो ये लैंडलॉक कंट्री है, बहुत ही छोटा देश है और सैंडविच्ड है। मतलब इंडिया और चाइना के बीच में आप इसको देखेंगे और लगभग 1170 किलोमीटर की ओपन बॉर्डर हम नेपाल के साथ में शेयर करते हैं। जहां पे ओपन बॉर्डर की बात है कि यहां पे प्रॉपर फेंसिंग आपको देखने को नहीं मिलती। यह दिखाता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रस्ट कितना है। यह दिखाता है कि हमारा रिलेशनशिप कितना मजबूत है। क्योंकि इसी वजह से जो लोग हैं, जो गुड्स हैं, वो फ्रीली आराम से बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं विदाउट एनी वीजा। और इसीलिए ये जो बॉर्डर है यूनिक है वर्ल्ड के अंदर और नेपाल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से और इंडिया को भी बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है नेपाल के पर्सपेक्टिव से। लेकिन नेपाल एक पॉलिसी फॉलो करता है जिसे कहते हैं यम बिटवीन टू बॉर्डर्स प्रिंसिपल। यानी कि नेपाल की एक पॉलिसी है, हम मजबूत भी रहेंगे और हम न्यूट्रल भी रहेंगे और हम रिलेशन को बैलेंस भी करेंगे, चाहे से इंडिया हो या चाइना। लेकिन काफी बार इसमें डिफिकल्टी होती है बिकॉज कौन सा लीडर आया है, उसकी क्या अप्रोच है। जिस तरीके से केपी ओली की अप्रोच रही थी पास्ट में, जहां पे वो चाइना की तरफ ज्यादा टिल्ट करते थे, तो बैलेंस कहीं ना कहीं फिर न्यूट्रल नहीं रह पाते। फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये बैलेंसिंग रिलेशन है। और अगेन हर एक नेशन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बात कर रहा होता है। और यही चीज जिस तरीके से केपी ओली के शासन के अंदर या जब वो सरकार के अंदर थे, तो आप देखेंगे नेपाल में आपको 2025 में काफी बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे और सारे एजुकेटर्स, मीडिया हाउसेस सब ने कवर किया था किस तरीके से आपने वो सड़कों पे कितने भारी तादाद में लोगों को देखा होगा, उनके जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स है वहां पे एंटर करते हुए देखा होगा। और सबसे बड़े रीजन थे दो चीजें, एक करप्शन, जिस तरीके का करप्शन बढ़ता जा रहा था, और दूसरा पुअर इकोनॉमी धीरे धीरे गिरती जा रही थी। और आप देखेंगे पिछले 18 सालों के अंदर 14 सरकारें चेंज हुई थी और इसी वजह से हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं एंड देन इलेक्शन करवाए जाते हैं एंड देन पीएम केपी ओली को रिप्लेस करते हैं बैलेंस शाह। और जहां तक केपी शर्मा ओली की बात की जाए, ये बहुत ज्यादा क्लोज थे चाइना के और जिसकी वजह से चाइना का प्रेजेंस आपको नेपाल में देखने को भी मिलता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हो, रोड्स में हो, हाइड्रो पावर में हो, प्रोजेक्ट्स लाइक पोखरा एयरपोर्ट हो, या फिर आप तिब्बत काठमांडू रेलवे प्रोजेक्ट की बात कर लीजिए जिसमें की प्लानिंग कर रखी है। और इंडिया हमेशा से इसे एक सिक्योरिटी कंसर्न मानता था, क्योंकि अगर आप इंडिया और चाइना को लेंगे तो हिमालय एक नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करता है। लेकिन अगर चाइना अपनी प्रेजेंस इंक्रीज करता है नेपाल के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है जो एक बैरियर है वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर होता हुआ आएगा और हमारी सिक्योरिटी इश्यूज के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन खास बात यह है कि बैलेंस शाह ने थोड़ा बहुत कंसर्न जताया है कि हाँ, जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है या जो चाइनीज इंटेंशन है उसको चेक रखा जाए, जो कि एक पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए। लेकिन अभी भी इंडिया नेपाल के बीच में काफी सारे डिस्प्यूट हैं, स्पेशली
स्पेसिफिकली बॉर्डर डिस्प्यूट्स या फिर टेरिटरी डिस्प्यूट, जैसे वो काला पानी हो, लिपू लेक हो या लिम्पियोदारा हो। और नेपाल ने इन एरियाज को 2020 में क्लेम किया था। इवन उन्होंने करेंसी पे भी इन एरियाज को नेपाल का पार्ट दिखाया था 2025 में, जिसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था और अभी भी ये इश्यू जो है रिजॉल्व नहीं हुआ है। और एक चीज और है, अगर आपको नेपाली सोल्जर्स के बारे में पता है तो आप ये देखिए कि नेपाली सोल्जर्स इंडियन आर्मी में पिछले 200 सालों से सर्व करते हुए नजर आए हैं। लेकिन जब अग्निपथ स्कीम आई, जिसमें 4 साल का प्रोजेक्ट रखा गया, फिर कोई पेंशन भी नहीं रखी गई और खासकर फिर उसके बाद में नेपाल के जो सिटीजन थे या नेपाल के लोग जो इंडियन आर्मी की तरफ फील करते थे या इंडियन आर्मी में रिक्रूट होना चाहते थे, उन्होंने इतना इंटेंशन दिखाया नहीं और इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। और वहीं पे काफी बार अग्निपथ स्कीम पे भी सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए नेपाली सिटीजन आते हैं आपकी आर्मी में सर्व करते हैं, तो पीपल टू पीपल टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो बॉर्डरिंग नेशन में हो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिखता है उन दोनों नेशन के बीच में। अब आपको यहां पे मैं एक चीज समझाना चाहूंगा। ठीक है, नेपाल ने ये जो लॉ है उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना शुरू किया है और जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे चाहे से सिक्योरिटी फोर्सेस हो, पुलिस फोर्सेस हो, उनको तैनात होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हर एक नेशन के सिक्योरिटी कंसर्न इंपॉर्टेंट होते हैं। बट कई बार आपको यह भी देखना होता है कि आपकी पॉपुलेशन तो कहीं ना कहीं डैमेज नहीं हो रही, या आपके पॉपुलेशन के इंटरेस्ट तो डैमेज नहीं हो रहे हैं ना। और जब 63 रुपीज के अबव गुड्स के ऊपर आप इतना चार्ज लगाएंगे, जो कि बहुत ही छोटा अमाउंट है, वहां पे काफी जो हाउसकीपर्स हैं या फिर जो शॉपकीपर्स हैं या हाउस होल्ड्स हैं वो ज्यादा डैमेज होंगे। अगर आपको ये नंबर ले जाना ही है तो एक हायर साइड पे लेके जाइए, जिससे आप ये जो रोजमर्रा की जिंदगी अपनाते हैं या लाइवलीहुड के लिए ये सारे काम करते हैं और सस्ते सामान के लिए जाते हैं, तो उनकी लाइफ को इंपैक्ट ना हो। आप ये कर सकते हैं बिकॉज इट्स योर राइट। और अगर आप इंडियन गवर्नमेंट से बात करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी चीज होगी। लेकिन हाँ, नेशनल सिक्योरिटी आपका इंपॉर्टेंट मैटर है, इंटरनल सिक्योरिटी आपका इंपॉर्टेंट मैटर है, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए, आप काफी सारे अच्छे स्टेप्स भी ले रहे हैं, वो सारी चीजें अच्छे हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और अपनी आवाम का ध्यान रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और खासकर इंडिया के लिए भी एक सलाह यह है कि काफी बार क्या होता है कि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इंडिया अपने आप को बिग ब्रदर समझता है एज कंपेयर टू नेपाल। तो देखिए, इंडिया एक अलग देश है, नेपाल एक अलग देश है। इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेपाल को उसी स्टेचर पे समझे, उसी स्टांस पे समझे कि ये हमारे बराबर का देश है। काफी बार ये प्रोजेक्ट किया गया एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो अगर ये भावना आप लेके आएंगे, आप नेपाल के इंटरेस्ट को समझेंगे, जो गोरखा सोल्जर्स या नेपाली सोल्जर्स का जो इंटरेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे, और वहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से अपनाएंगे। हालांकि देखिए, इंडिया जो है नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, इंडिया नेपाल के बहुत अच्छे रिलेशन है। इवन मेरे भी काफी सारे नेपाली फ्रेंड्स हैं जो जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, एक का नाम तो मुझे याद है, पार्थ नाम था। तो बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये पीपल टू पीपल कनेक्टाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। वहीं पे नेपाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो ट्रांसपेरेंट रहे चाइनीज प्रोजेक्ट्स को लेके भी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी से ही आपके रिश्ते अच्छे बनते हैं। अब आपका क्या मानना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लिव इन सच अ वे दैट यूनिवर्स विल बी प्राउड ऑफ यू।